हाँ, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो वायर्स हैं और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं और इसमें करंट फर्स्ट में I1 फ्लो कर रहा है, सेकंड में करंट I2 फ्लो कर रहा है और दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके। और ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस को हम R ले लेते हैं, ठीक है। ये वायर हमारा हो गया फर्स्ट और ये वायर हो गया सेकंड। तो अब देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं वायर फर्स्ट को, तो वायर फर्स्ट में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकंड वायर पे एक फोर्स लगाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये है, तो हम यहां पे निकालते हैं कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम अपना राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, ये हमारा करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया, ये पाम हमारा ये हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी डायरेक्शन में, और इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे मोड़ देंगे परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। इसका मतलब ये है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वैरी कर रही है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो इनसाइड आएगी। इनसाइड का सिंबल हमारे पास क्या हो गया, इनसाइड का सिंबल ये हो गया, सॉरी क्रॉस हो गया, अंदर जब जाती है तो क्रॉस हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से यहां पे जो क्रिएट होगी उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन होगी। अच्छा, अब यही मैग्नेटिक फील्ड देखिए ध्यान से, ये इस तरह से घूम रही है, इस वायर में क्या होगा, ये बाहर आएगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी। इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है और यहाँ पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो हम कंसीडर करते हैं कि I1 मैग्नेटिक फील्ड B1 क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से सेकेंड वायर पे एक फोर्स लगेगी, ठीक है। और ये वायर हमारा R डिस्टेंस पे यहां से रखा हुआ है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, बायोट-सेवर्ट लॉ में और एम्पियर्स लॉ दोनों में हमने डिराइव किया था, अगर कोई हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी B इज इक्वल टू न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम किसकी ले रहे हैं, B1 की ले रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा B1 इज इक्वल टू न्यू नॉट, ठीक है। और इससे करंट कितना हो गया, I1 यहाँ पे हो गया I1 अपॉन 2 पाई R, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स हमारे पास क्या आएगी, फॉर्मूला है F, देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं F21 फोर्स ऑन वायर सेकेंड ड्यू टू वायर फर्स्ट। तो ये हमारा हो जाएगा ड्यू टू, ये फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1, तो यहां पे हो जाएगा B1 और हमारे पास फॉर्मूला क्या था
बी आई एल साइन थीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट की वजह से ये हो गया। अब इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट है I2, तो यहाँ पे हो गया I2, ठीक है। और ये क्योंकि बहुत ही लार्ज वायर है, इसकी लेंथ इनफाइनाइटली लार्ज है, तो हम यहाँ से कोई एक एलिमेंट्री लेंथ अपनी ले लेते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं कि L लेंथ पे ये। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि साइन 90, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कि 1 हो जाती है, तो ये फोर्स हमारे पास आ जाएगा F21 दैट इज इक्वल टू B1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। अब यहाँ पे I2 बचा और L बच रहा है, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। इसका मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की ये वैल्यू आ गई है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि एक यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स लगेगी, उसके लिए हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं F21 अपॉन L, इस L को यहां डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। ये हमारे पास इसको इक्वेशन हम कर लेते हैं ए, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखिए ध्यान से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया और इसमें इन तीनों को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हैं। थंब हमारा फोर्स की डायरेक्शन देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट बताता है, ठीक है। तो हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा करंट बताता है और ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो जिस डायरेक्शन में ये जाएगा वो फोर्स बताएगा F, B और I। तो देखिए I हमारा ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ I जा रहा है, और ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा F21 उसकी ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर ध्यान से हम देखें, ये जो वायर है सेकंड वायर है, ठीक है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो सारी चीजें जब हमारी सेम है तो यहां से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये एक न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहा है। तो अगर F21 इधर लग रही है तो इस पे जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से वो इधर हो जाएगी F12 और मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब F12 पर यूनिट लेंथ अगर इसको निकालेंगे तो ये इसी तरह हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक वायर दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है और दूसरा वायर पहले पे जो फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा पर यूनिट लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन से भी क्या हो जा रही है, अपोजिट हो जा रही है, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है, तो अब देखिए ध्यान से, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों वायर्स के बीच में एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the wires। तो जब इससे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जब दो पैरेलल वायर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट होगा, then there will be a force of attraction। तो यहां से हम कह सकते हैं कि when
the direction of I is same, wires attract each other। ये बात यहां से समझ में आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और इस तरह से हमने बताया कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अच्छा, अब एक केस यहाँ पे और आता है, ये केस है कि अगर वायर्स में हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन को जब हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा ये समझिए, ये हमारा वायर था और ये वायर था, ये फर्स्ट वायर था और ये सेकंड वायर है। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास I1 करंट है और इसमें I2 करंट है, तो सिंपल सी बात है, जब I2 की डायरेक्शन इधर हो गई तो जब फ्रेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी F21 इधर आ जाएगी, ठीक है। और इसमें जब लगाएंगे, इसमें क्या था, इधर आ रहा था, तो जब इसमें लगाएंगे तो इसमें इस साइड में आ जाएगा F12। मैग्नीट्यूड यहाँ भी हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी इनके बीच में ये हो जाएगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, if the wires are in opposite direction then there will be a force of repulsion between the wires, ठीक है। मैग्नीट्यूड वही आएगा लेकिन हमारी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है जिसकी वजह से वहां पे रिपल्शन होगा, ठीक है। अब यहां से एक बात और हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लिखा था कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्शन होता है, ठीक है, और दो अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो हमारे पास अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सिमिलर डायरेक्शन है तो अट्रैक्शन हो रहा है, और जब डिफरेंट डायरेक्शंस है तो हमारे पास रिपल्शन हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस यहाँ पे है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से हम एम्पियर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं। हाँ देखिए, अब हम डिफाइन करने वाले हैं 1 एम्पियर। तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। अब जरा यहाँ पे देखिए, हम कुछ कंसीडरेशंस ले रहे हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं I1 is equal to I2 is equal to 1 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे ये जो R ले रहे हैं हम, ये 1 मीटर ले रहे हैं। इसका मतलब हम कह रहे हैं हमारे पास ये जो दो वायर्स थे, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा था, और ये 1 मीटर प्लेस्ड है वैक्यूम में, ठीक है। तो अब हम यहां से डिफाइन करेंगे, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, इसको अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा 1 into 1, ठीक है। ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया, I को हमने 1 ले लिया, I2 को भी 1 ले लिया, R भी 1 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये बच रहा है 1 एम्पियर, यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, तो ये आ गया 2 into 10 to the power -7, और ये कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट। 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज दैट स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट which when maintained in each of the two very long straight parallel conductors, जो इन दोनों में मेंटेन होगा
long straight parallel conductors of negligible cross section. In the cross sectional area को हमने neglect कर दिया and placed 1 meter apart. ये दोनों कितने करीब हैं? 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors. इसकी वजह से इन दोनों पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लग रही है? 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो पैरेलल नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया के स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स है और उसमें करंट हम सपोज कर रहे हैं कि 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है दोनों में और वो दोनों वैक्यूम में प्लेस है 1 मीटर अपार्ट, तो उनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लग रही है? फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है 2 into 10 to the power -7। तो जितनी फोर्स लगेगी इस कंडीशन में फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगी उसी को हम कहेंगे 1 एम्पियर। देखिए 1 एम्पियर को डिफाइन करना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो जब भी हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे हम ये पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स को लेते हुए करेंगे। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था फोर्स पर यूनिट लेंथ से, उसी से हमने इसको डिफाइन कर दिया कि एक यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स लगेगी? 10 to the power -7 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इतना ही उसमें क्या हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस होगा जब इन सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए वायर्स को हम वैक्यूम में 1 मीटर अपार्ट प्लेस करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर